हैं विधायक राजेंद्र राणा से, खास बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज सुजानपुर के ऐतिहासिक मुरली मनोहर मंदिर में राजेंद्र राणा जी की तरफ से एक हवन यज्ञ कराया गया, जो राष्ट्र रक्षा के लिए किया गया था। ये इनकी सर्वहितकारी एक संस्था है जिसके माध्यम से ये हवन किया गया है। लेकिन हवन के बाद राजेंद्र राणा जी का क्या कहना है, बीजेपी का तंज है इस पे कि ये राजनीतिक है, उस पे क्या कहना है, और तमाम सवाल है। पुलिस भर्ती पेपर लीक मामला है, बेरोजगारी है, ओपीएस है, इन कुछ सवालों पे बातचीत करेंगे। क्या कहते हैं राजेंद्र राणा जी, करते हैं बातचीत। सर, बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी पे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये रहेगा, ये राष्ट्र रक्षा हवन जो हुआ राष्ट्र रक्षा के लिए, इसके क्या मायने हैं? देखिए, आप इतिहास के पन्नों में जाकर देखिए कि इस धरती पे जब जब भी लोगों के ऊपर मुसीबत आई है, लोग किसी कष्ट में हुए हैं, लोगों की कहीं सुनवाई नहीं हुई है, तो ऐसे यज्ञ हुए हैं। मेरा इस यज्ञ के पीछे जो काम करने का या यज्ञ करने का जो मकसद है, आज देश में जिस तरीके से नफरत का माहौल है, उन्माद है, जाति धर्म मजहब के नाम लोगों को बांटा जा रहा है, हिमाचल प्रदेश देवी देवताओं की भूमि होने के साथ साथ मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब पंजाब ही आतंकवाद की आग में पूरी तरह तप रहा था, उस वे भी हिमाचल प्रदेश में ऐसी कोई घटना नहीं घटी कि ऐसा विवाद नहीं खड़ा हुआ। और हिमाचल प्रदेश शांतिप्रिय प्रदेश रहा है, और शांतिप्रिय प्रदेश होने के नाते पंजाब में कई घटनाएं घटी, परंतु हिमाचल प्रदेश में कोई घटना नहीं घटी। आज आप देखिए कि जैसे पंजाब में सरकार बदली, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के परिसर के बाहर दीवारों के ऊपर जो है खालिस्तान के स्लोगन लिखे गए, खालिस्तान के जो है वो झंडे लगाए गए। तो ये जो यज्ञ किया जा रहा है, ये राष्ट्र रक्षा यज्ञ किया जा रहा है। इसमें 21 ब्राह्मण इसमें यज्ञ में बैठे थे, पाठ हुआ, यज्ञ हुआ, और इसमें साधु संत ब्राह्मण समाज में प्रतिष्ठित लोग इन्होंने इसमें जो हिस्सा लिया, ताकि मेरे देश में, मेरे प्रदेश में जिस तरीके से लोगों में नफरत का माहौल है, लोगों में जो है भाईचारे में दरार आई है, लोगों में जो भाईचारे को किस तरीके से बांटने की कोशिश हो रही है। तो मेरा इसके पीछे मकसद ये है, हम सब का मकसद ये है कि जब लोगों की सुनवाई कोई नहीं करता है, लोगों की सुनवाई सरकारों में नहीं होती है, लोगों की हुक्मरान सुनते नहीं है, तो लोग जो है देवी देवताओं की शरण में जाते हैं, और देवी देवताओं की शरण में जाके देवी देवताओं से आह्वान करते हैं। ये पहली दफा नहीं हो रहा है, जब राजा महाराजाओं के समय भी लोग जो है देवी देवताओं की शरण में जाकर यज्ञ किया करते थे। आज देश, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे देश को स्वतंत्र कराने में कितने लोगों ने कुर्बानियां दी, कितने लोग शहीद हुए, कितने लोगों ने जो यहाँ पर जाने गवाई, और जिन लोगों ने इस देश की एक कल्पना करी थी, एक संविधान की रचना रची थी कि मेरे देश में कैसा हो, हमारा देश कैसा हो, हमारे देश में भाईचारा कैसा हो, वो चीजों पे जो है वो आज जो है वो क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया है। सर, आपका देश हित के लिए ये हवन था, लेकिन बीजेपी से सियासी बता रही है, राजनीतिक बता रही है, क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है, मैं उसमें कुछ नहीं कहना चाहता। उनका क्या सोच है, हम कुछ करें तो उनको सियासत नजर आती है, वो खुद करें कुछ तो उसमें भक्ति नजर आती है। तो वो भक्ति करें या सियासत करें, हमें कोई लेना देना नहीं बीजेपी से। मुझे लगता है कि लोगों में भाईचारा हो, लोग जो है इस नफरत की आग में जल रहे हैं, उससे उनको निजात मिले, और देवी देवताओं का आह्वान करके ईश्वर के चरणों में जाके हम लोगों ने यज्ञ किया है। तो देश के लोगों की भलाई के लिए क्या है, समाज की भलाई के लिए क्या है, बीजेपी के लोग क्या कह रहे हैं उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो कहते हैं तो कहते रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा मकसद, देखिए, जो सर्व कल्याणकारी संस्था जिसके माध्यम से हमारी सारी टीम ने यज्ञ किया है, ये पिछले 22 साल से लोगों की सेवा कर रही है, और 22 सालों में 6,500 से ज्यादा तो गरीब बच्चियों की शादियों में योगदान दिया है, 40 के करीब मेडिकल कैंप लगाए हैं, 10,000 के करीब लोगों की आर्थिक मदद हुई है। इसके अलावा महिला मंडलों को सम्मानित करना, टूर्नामेंट से करवाना, और कई तरह के सामाजिक कार्य इस संस्था के माध्यम से हुए हैं। और मैं समझता हूं कि उसी कड़ी में समाज के प्रति अपना दायित्व निभाते हुए संस्था ने काम किया है। और ये पहला यज्ञ है, शुरुआत हुई है। अभी तो हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जगह से मुझे भी काफी लोगों से फोन आए कि आप सोहेल पर कर रहे हैं, उसके बाद हमारे क्षेत्र में भी आए, हमारे इलाके में भी ऐसा यज्ञ करें, क्योंकि हमारी आस्था सनातन धर्म है, हमारी आस्था हिंदू रीति रिवाज में है। हम सनातन धर्म को मानते हैं, हम देवी देवताओं को मानते हैं, और देवी देवताओं से हम कुछ
मांग रहे हैं देवी देवताओं से, हम जाके उनकी पूजा कर रहे हैं, तो किसी को तकलीफ किस बात की है? अगर कोई तकलीफ करता है तो करता रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम विश्व कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए, और देश में जो आज मुहाल है उसमें उस मुहाल से लोगों को निजात मिले। आज लोग महंगाई से तंग है, लोग परेशानी के दौर से हैं, लोग प्रेशर की जीवन जी रहे हैं। नौजवान जो है उसको नौकरी नहीं मिल रही है, अगर नौकरियां कहीं सरकार में मिल रही हैं तो अपने क्षेत्रों को बांटी जा रही हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, कई तरह की ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिससे आज देश और प्रदेश में लोग जो हैं नफरत के साथ साथ दबाव की राजनीति, दबाव के जीवन जो है वो जी रहे हैं। इसलिए हम सब लोगों को इस रास्ते से जाना पड़ा है। सर, चुनाव से रिलेटेड बात कर लेते हैं। चुनावी साल है, थोड़ा टाइम रह गया है और कांग्रेस को नई जिम्मेदारियां मिली हैं, आपको भी बड़ा पद मिला है कार्यकारी अध्यक्ष का। तो आपको क्या लगता है कि ये जो कांग्रेस को नई जिम्मेदारियां मिली हैं, ये कांग्रेस के विजयी होने के लिए कितनी कारगर सिद्ध होंगी और आप अपने कार्यकारी अध्यक्ष बनने के लिए आगे क्या करेंगे? देखिए, जहां तक नई जिम्मेवारियों का प्रश्न है, नई जिम्मेवारियां चुनावों के दौरान भी मिलती हैं और समय समय पर कांग्रेस पार्टी, चाहे कोई पार्टी हो, नई जिम्मेवारी नए लोगों को देती रहती है। पार्टी ने विश्वास किया है, उसको निभाएंगे। और इससे पहले भी जहां जहां मुझे जिम्मेवारी मिली है, आपको बता दूं कि सोलन में नगर निगम का चुनाव हुआ, उस वहां पर मुझे प्रभारी लगाया गया और सोलन हमने जीता। उसके बाद मुझे 4 उपचुनाव हुए, उसमें जो है सभी जगह भेजा गया, परंतु आपके फतेहपुर में जो है विशेष जिम्मेवारी दी गई और वहां पर मुझे प्रभारी लगाया गया और फतेहपुर हमने जीता। इसलिए मुझे जो भी जिम्मेवारी सौंपी गई है, हम उसको निभाने में सक्षम हैं और अपने लोगों की, अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं के आशीर्वाद से और सहयोग से पार्टी जो ने जो जिम्मेवारी दी उसको निभाएंगे भी। और 100 में से 100%, मैं 99.99% की कभी नहीं बात करता हूं, मैं 100% की बात कर रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में आने वाले चुनावों में कांग्रेस जो है वो यहाँ पर जीतने वाली है, कांग्रेस की सत्ता आने वाली है और कांग्रेस सत्ता पर काबिज होने वाली है। सर, आपकी पार्टी के कुछ बड़े नेता सरकार बनने पर, कांग्रेस की सरकार बनने पर उनका दावा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो हम ओपीएस देंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम। आप इस पर क्या कहते हैं? देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर अगर विधानसभा के अंदर और बाहर बहुत बार मैंने खुद बयान दिया है। मैंने तो विधानसभा में यहां तक कहा था कि जो व्यक्ति 20 साल नौकरी करता है, प्रदेश की सेवा करता है, 25 करता है, 30 या 35 साल तक भी नौकरी करता है और प्रदेश की सेवा करने के बाद जब वो सेवानिवृत्त होता है तो उसकी सामाजिक सुरक्षा क्या है, उसकी सोशल सिक्योरिटी क्या है। एक एमएलए, एक एमपी अगर एक टर्म लगाता है, 4 दिन लगाता है, उसको पेंशन दी जाती है। तो मैंने कहा था कि जो लोग 25 से 30, 35 साल तक प्रदेश की सेवा कर रहे हैं उनको भी पेंशन मिलनी चाहिए। 2003 तक लोगों को पेंशन मिलती थी जो सरकारी कर्मचारी थे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जिसने पेंशन बंद करी थी और हमारी सरकार राजस्थान में है, हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में है और दोनों सरकारों ने जो है ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वहां लागू की है और हम इसके लिए बिल्कुल वचनबद्ध हैं। हमारे जो प्रभारी है हिमाचल प्रदेश के श्री राजीव शुक्ला जी, उन्होंने भी हाईकमान से बात करके इस बात की प्रेस के माध्यम से घोषणा करी है कि कांग्रेस जैसे सत्ता में आएगी ओल्ड पेंशन स्कीम प्रदेश के कर्मचारियों को लागू की जाएगी ताकि वो उनकी जो सामाजिक सुरक्षा है उसको सुनिश्चित किया जाए और वो भी जो है वो अपनी रिटायरमेंट के बाद एक अच्छा जीवन जिए। पेंशन के बाद एक और बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी है और ऊपर से पुलिस का ये पेपर लीक का मामला था। जितने युवा, जिन लोगों ने टेस्ट क्लियर किया था वो एक बार फिर उनको सस्पेंस है कि अगली बार होगा या नहीं होगा। तो पुलिस पेपर लीक मामले पर क्या लगता है कि सरकार का क्या स्टैंड होगा? देखिए, हिमाचल प्रदेश में सरकार पर लोगों का विश्वास उठ गया है। इस सरकार पर ना नौजवानों का विश्वास है, ना महिलाओं का विश्वास है, न प्रदेश के पुरुषों का विश्वास है। आप देखिए कि 2019 में पुलिस की भर्ती हुई और वहां पर वो पुलिस भर्ती जो है रद्द करना पड़ी क्योंकि एक जो कैंडिडेट था, कई कैंडिडेट ऐसे थे जिनकी जगह दूसरे कैंडिडेट जो है वो पेपर दे रहे थे। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस उनको दे दिए गए थे कि पीछे से कोई डिक्टेट कर रहा था, वो पेपर कर रहे थे, वो रद्द करना पड़ा। इसके बाद पटवारियों की भर्ती रद्द करना पड़ी और अब जो है ये तो कैसा नंगा नाचा गया है भ्रष्टाचार का कि 1000 पेपर जो है वो लोगों में बांट दिए गए, लीक हो गए। अरे आप देखिए कि जिन बच्चों ने 3 साल से 4 साल से तैयारी करी हुई थी, कल्पना करी हुई थी, एक उम्मीद थी कि पुलिस में भर्ती होगी, हम उसमें भर्ती होंगे, पढ़ाई कर रहे थे, कोचिंग ले रहे थे, उसके बाद फिजिकली जो है फिटनेस कर रहे थे,
तो उन बच्चों के साथ जो इस सरकार ने धोखा किया है, जिस सरकार की इतनी भी पकड़ नहीं है, इसके पुलिस के कुछ अफसर मिले हुए हैं, सरकार के कुछ लोग मिले हुए हैं और शरेआम करोड़ों रुपए का धंधा जो है नौकरियां बेचकर ये लोग कर रहे हैं, तो इनको तो भुगतना पड़ेगा। अब ये कह रहे हैं कि पेपर रद्द कर दिया। अरे जिन लोगों ने इतना पैसा खर्च के, कई लोग तो ओवरेज हो रहे हैं। तो ये प्रदेश के नौजवानों के साथ, उनके अभिभावकों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। और 2022 में इसके अक्टूबर और नवंबर में जो चुनाव होने वाले हैं, इस सरकार को उसका भुगतान करने वाले हैं। आप देखिए कि हिमाचल प्रदेश का नौजवान इस सरकार से इसलिए तंग है कि उसके साथ धोखा हुआ है, उसको नौकरी नहीं मिल रही है। महिलाएं इसलिए तंग है कि जो सिलेंडर 400 रुपए में मिलता था वो 1100 रुपए में मिल रहा है। जो कड़वे तेल की बोतल 70 रुपए में मिलती थी 230 रुपए में मिल रही है। महंगाई आसमान छू रही है। और जो पुरुष हमारे जैसे हैं, जो 70 रुपए में पेट्रोल डलवाते थे प्रति लीटर, और इंटरनेशनल मार्केट में जो है प्रति बैरल जो है वो रेट उस समय महंगा था और अब डाउन है रेट। उस समय 70 रुपए पेट्रोल मिलता था, आज 110 रुपए मिल रहा है। तो हम लोग इसलिए नाराज हैं और इस कर्मचारी इसलिए नाराज हैं कि कर्मचारियों की प्रदेश की सरकार सुनती नहीं है। उनके ऊपर डंडे बरसाए जाते हैं, उनके ऊपर पानी की बौछारें बचाई जाती हैं। तो इसलिए एक तबका बता दें कि कौन सा तबका इनके पक्ष में है। और शेड्यूल कास्ट, एससी बरादरी, अनुसूचित जाति के मेरे जो भाई और बहन है, जिनको रिजर्वेशन मिलती है, उनकी रिजर्वेशन जो है ये आउटसोर्स से भर्ती करके खत्म कर रहे हैं। आउटसोर्स में कोई रोस्टर नहीं लागू हो रहा है और इसलिए लोग इनसे परेशान हैं। और मैं इनको इसलिए कह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में 50+ सीटें कांग्रेस जीतने वाली है। क्यों जीतने वाली है कि अगर इनकी सरकार होते हुए, सरकार इनकी थी और सरकार को 1 साल था, तो भी हिमाचल प्रदेश के लोगों ने चारों की चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी को हराई और कांग्रेस को जिताई। तो अब तो कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला कुछ महीनों में, अब तो इनको उम्मीद ही छोड़ देनी चाहिए। तो इसलिए हिमाचल प्रदेश में कोई दो राय वाली बात नहीं है कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार आएगी। और हिमाचल में कांग्रेस पार्टी जो है, हिमाचल प्रदेश की जनता की आकांक्षाएं क्या है, वो क्या चाहते हैं, किस तरीके की सरकार चाहते हैं, किस तरीके के वो फैसले चाहते हैं, वो लोगों से हम जो है सुझाव लेंगे और लोगों के सुझावों के मुताबिक जो है वो मैनिफेस्टो तैयार किया जाएगा। और हिमाचल प्रदेश में मैनिफेस्टो तैयार करके आने वाले समय में लोगों के द्वारा चुनी हुई लोगों की सरकार जो है चलाई जाएगी। स्वर्ण आयोग का क्या लगता है, क्योंकि बहुत बड़ा आंदोलन हुआ पीछे, सरकार स्वर्ण आयोग को लेकर अभी कोई स्टैंड नहीं है, तो ये कितना सरकार के लिए लगता है कि सरकार को कितना नुकसान पहुंचा सकता है, और अगर कांग्रेस सत्ता में आएगी तो इसके लिए क्या करेगी? देखिए, स्वर्ण आयोग में जो लोगों ने मांग करी कि जैसे ये एससी आयोग है, शेड्यूल कास्ट का आयोग है या महिला आयोग है, उस स्वर्ण आयोग बने। और उसके लिए सरकार के ऊपर जब दबाव बना तो सरकार ने फैसला किया कि नहीं, हम इसको आयोग को बनाएंगे। आयोग तो उन्होंने वहां पर नोटिफिकेशन कर दी, पर आयोग किस तरीके से होगा, उसके रूल रेगुलेशन क्या होंगे, उसके रूल्स जो है वो बने नहीं। तो विधानसभा में बिल आया ही नहीं। जब बिल आया ही नहीं तो कैसे रूल्स बनेंगे? तो वो अभी मामला जो है लटका हुआ है। और देखिए, हर तबका जो है समाज में, हर तबका अपनी कोई डिमांड लेके आता है और हर तबके की डिमांड जो जेन्युइन है वो बिल्कुल मानी जानी चाहिए। इसलिए ये बिरादरी भी इनसे खफा है और बिल्कुल समय का इंतजार कर रही है। मैंने तो कई बार कहा कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसके पेंशन के जो कागज हैं वो बिल्कुल तैयार पड़े हैं, इसकी रिटायरमेंट होने वाली है और जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन सिर्फ हिमाचल प्रदेश की जनता ने दस्तखत, सिर्फ उंगली से बटन दबा के दस्तखत करने हैं और हिमाचल प्रदेश में सरकार की छुट्टी होने वाली है। लास्ट सवाल मेरा रहेगा, सुजानपुर की जनता से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सुजानपुर की जनता मेरा परिवार है और मेरे लिए कोई यहाँ पर जाति, धर्म, मजहब, पार्टी नहीं चलती है। मैं सबके साथ हूँ। मेरी तरफ से कोई भी हो, मेरे पास कोई भी आता है, मैं सबके पास जाता हूँ, सबके काम करता हूँ। और सुजानपुर की जनता ने वो दौर भी देखा है जब हिमाचल प्रदेश में राजा वीरभद्र की सरकार थी और सरकार में मैं शामिल था। तो यहाँ पर जो विकास के काम हुए और हिमाचल प्रदेश में सुजानपुर जो है विकास की दृष्टि से लंबी छलांग लगाई। और जैसे ही सरकार बदली, मुख्यमंत्री 5 सालों में एक होली फेस्टिवल पर आए हैं, बाकी एक बार में नहीं आए। इनका हमीरपुर के बड़े नेताओं का मुख्यमंत्री का कुछ आपस में गड़बड़ है, तो इसलिए वो यहाँ आना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ। हाँ, इतना जरूर इन्होंने किया कि जो काम लगे थे और पिछली सरकार में बजट स्वीकृत हुआ था, उन कामों को रोकने का काम इस सरकार ने किया है।
अच्छा, लास्ट से पहले एक क्वेश्चन ये रहेगा कि अगर इस टाइम कांग्रेस अगर इस टाइम इलेक्शन करवाते हैं तो कांग्रेस क्या लगता है कितनी सीटें जीतेगी और बीजेपी को क्या मिलेगा? आम आदमी पार्टी का क्या रहेगा? बड़ा मुद्दा है आम आदमी पार्टी। देखिए, आम आदमी पार्टी का तो अभी कदम पड़े हैं और हिमाचल प्रदेश में 2 पार्टी सिस्टम रहा है। तीसरा विकल्प हिमाचल में कभी सफल नहीं हुआ है। और एक आपको मैं सूचना देता हूं कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जो दिल्ली वाले नेता हैं, चाहे प्रधानमंत्री हैं, चाहे गृह मंत्री हैं, चाहे दूसरे नेता हैं, उनकी दौड़ें हिमाचल प्रदेश की तरफ लगना शुरू हो गई हैं। और दौड़ें इतनी लग रही हैं कि गली गली इनको खा के इनको जो है करना पड़ रही है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी कुल्लू में होते हैं, दूसरे दिन वो शिमला में होते हैं, हफ्ते बाद वो कांगड़ा में पहुंच जाते हैं। प्रधानमंत्री 20 दिन में 2 टूर लगा रहे हैं। इसकी मैं सूचना आपके माध्यम से दे रहा हूं कि मेरे पास जो पुख्ता सूचना आई है कि कांगड़ा जैसा बड़ा जिला जहां 15 चुनाव क्षेत्र हैं, वहां इतनी माड़ी हालत है, इतनी बुरी हालत है भारतीय जनता पार्टी की कि सर्वे भी इन्होंने खुद कराया और इन्हीं के आदमी बता रहे हैं कि सर्वे भी इन्होंने कराया और 15 में से 1 सीट कहीं इनको आ रही है। तो हम उस सीट को भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि जहां वो 1 सीट इनको आ रही है, 14 सीटें कांगड़ा में आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आई एम वेरी श्योर, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इस बार 2 का डिजिट मतलब 10 का आंकड़ा छूने वाली नहीं है। तो ये थे सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा, जिन्होंने राष्ट्रीय रक्षा यज्ञ के बाद पंजाब केसरी के साथ विभिन्न मुद्दों पर खास बातचीत की। इनका कहना है कि बीजेपी कांग्रेस हिमाचल में 2 विकल्प है, तीसरा कोई विकल्प नहीं है और इस वक्त अगर चुनाव कराए जाते हैं तो बीजेपी 10 सीटें भी नहीं जीतेगी, जो कि एक बड़ी बात है। पंजाब केसरी के लिए अनिल प्राशर, सुजानपुर। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ। नमस्कार।